अगला है, तो कल हमने आपको बताया था कि परमाणु निर्यात नियंत्रण प्रणाली, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सारी व्यवस्थाएं सफल क्यों नहीं हो पाती। क्योंकि कारण एक ही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार से काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों के हिसाब से काम नहीं करता। तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में अगर फ्रेंडशिप है तो पहली प्राथमिकता चीन पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की दी जाएगी, बजाय कि प्रसार को रोकने के लिए। रसिया और ईरान के साथ संबंध अच्छे हैं तो रसिया को ईरान के परमाणु हथियार पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत को न केवल एनएसजी का मेंबरशिप मिलना चाहिए, बल्कि भारत को तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का भी मेंबरशिप मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कि यूएस का, ब्रिटेन का, फ्रांस का अप्रोच भारत के प्रति इतना बदला हुआ क्यों है? इंटरेस्ट। बेसिक कारण तो वही आ जाता है कि क्यों कोई चीज सफल नहीं हो पाती। तो अगर आप ये कहेंगे कि परमाणु निर्यात प्रणाली सफल क्यों नहीं हो पाती, तो कारण सारे वही है कि कुल मिला के परमाणु हथियारों को खत्म करने के बजाय केवल उनके प्रसार को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो पहली प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अनारकी है, अराजकता है, दूसरी प्रॉब्लम है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य किसी पर विश्वास नहीं करता, तीसरी प्रॉब्लम है। तो परमाणु हथियार आगे बढ़ने के मूलभूत कारण तो एक ही है, वो चाहे जैसे आप व्याख्या करेंगे, जहां भी आप देखेंगे। अब अगला सवाल है डिटरेंस, जो आपके सिलेबस में लिखा गया है। परमाणु प्रतिरोधक। डिटरेंस का हिंदी अनुवाद है प्रतिरोधक। अगला शब्द है डिटरेंस या प्रतिरोधक। डिटरेंस एक मिलिट्री टर्म है, एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है। और डिटरेंस का मतलब होता है कि प्रतिरोध करना, रोकना। यानी डिटरेंस है क्या? इट इज ए मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ ए नेशन। डिटरेंस का मतलब है राज्य की एक सैनिक क्षमता है, और ये सैनिक क्षमता क्या करती है? प्रतिपक्षी के संभावित आक्रमण को रोकती है। दैट इज ए डिटरेंस। तो डिटरेंस मीन्स it is a military capability of a nation which deters opponent from attacking. It means it is a kind of potential power, एक तरीके से ऐसी क्षमता है जो प्रतिपक्षी को आपके ऊपर आक्रमण से रोकती है। डिटरेंस की बात बहुत सिंपल सी बात देखें, जरा सोच के देखिए। 1971 के वॉर के बाद इंडिया डिडंट एंगेज in a full-fledged war with any country. अब जरा सोच के देखिए, 1971 के वॉर के बाद हमारा तो किसी देश के साथ फुल फ्लेज वॉर हुआ ही नहीं। और जरा सोच के देखिए, जिस तरीके से दुनिया उदारीकरण की है, भूमंडलीकरण की है, उसमें फुल फ्लेज वॉर होगा। और जिस तरीके से देशों के पास परमाणु हथियार हैं, फुल फ्लेज वॉर ए रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना है। इसलिए आप देखेंगे उसके बावजूद भी हर राज्य अपनी सैनिक क्षमता क्यों बढ़ाता है? Why each and every state is looking for the more and more military capability? उत्तर सीधा है, डिटरेंस। हम राफेल क्यों लेना चाहते हैं? ये आक्रमण के लिए नहीं है। यदि आपको याद होगा कि हथियार डिफेंस के लिए लिया जाता है या ऑफेंस के लिए, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। आज तक ये तय नहीं हो पाया। डिफेंस की सीधी सी बात है। आपने भी देखा होगा, जिन लोगों ने गन रखी है, जिन लोगों ने बंदूक रखी है, वो बंदूक कभी चलती नहीं, फिर भी काम आती है। बंदूक अगर आप रास्ते में रख रहे हैं तो आपकी सुरक्षा गारंटी होती है, भले वो चले न चले। जिन लोगों ने बंदूक खरीदा हुआ है, चलती कब है? दीपावली में, शादी में। ये दोनों पर्पस गन खरीदने का होता नहीं, लेकिन गन फिर भी हम रखते हैं। क्यों? डिटरेंस। पुलिस वाला गन रखे रहता है, जीवन में कभी चलती नहीं है, लेकिन वो गन रखे रहना अपने आप में दूसरे को आक्रमण से रोकती है।
वैसे राष्ट्र राज्य के लिए है। तो डिटरेंस यानी डिटरेंस क्या है कि इट इज अ मिलिट्री कैपेबिलिटी, लेकिन थोड़ा सा चेंज ऐसा हुआ कि अगर ये सैन्य क्षमता है राज्य की, अगर राज्य की सैन्य क्षमता है तो राज्य की सैन्य क्षमता तो हमेशा बढ़ती जाएगी। और आज के डेट में 1945 के बाद क्या हुआ, जैसे ही राज्यों ने परमाणु बम का आविष्कार किया तो वो डिटरेंस बदल गया परमाणु डिटरेंस में। जैसे ही राज्यों ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया तो नाउ डिटरेंस इज चेंज इनटू न्यूक्लियर डिटरेंस, ये परमाणु प्रतिरोध में बदल गया। तो डिटरेंस का विचार नया नहीं है, परमाणु प्रतिरोध का विचार नया है, न्यूक्लियर डिटरेंस का विचार नया है। और न्यूक्लियर डिटरेंस को एक और भी नाम से हम जानते हैं, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। परमाणु प्रतिरोध को एक और भी नाम से व्यक्त किया जा सकता है, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, इसे कई बार कहते हैं इट इज ऑल्सो न बैलेंस ऑफ टेरर, पारस्परिक म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या है, यह एक आप थ्योरी लगा सकते हैं, चिकन गेम। चिकन गेम का मतलब है, अब म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्यों है, अब चिकन गेम के लोग ये मानते हैं जैसे कि चाइना है और एक तरफ चाइना दूसरी तरफ इंडिया, अगर चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई होगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो क्या है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दोस्तों कई बार मुझे फिल्म देखने का मुझे बड़ा मजा आता है, आपको भी आता होगा, लेकिन ऐसी फिल्म देखने मुझे बहुत खराब लगता है जिसमें लास्ट में हीरो हीरोइन दोनों मर जाए। ऐसा लगता है किसी ने पैसा जेब से निकाल लिया। ये क्या है, ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। और इसलिए ऐसे अजीब से लोग होते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी, ऐसा ऐसा ना किया जाए ना हम डूबे ना सनम डूबे, हम तो बचेंगे सनम तुमको ही बचा के रखेंगे, ऐसा विचार किया जाए सबको डुबा दिया जाए। इसलिए म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब है बोथ आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अब याद रखिए, अब यहां पे जैसे शब्द अब कैसे थ्योरेटिकल टर्म को यूज करते हैं, चिकन गेम का यूज आपने कर दिया, एग्जामिनर शब्द देखते ही इंप्रेस हो जाएगा, वो ही नोज द थियरी, यही तुम्हारे विषय में आर्ट है। बाकी तो बड़ी सामान्य बातें आप देखेंगे, बाकी तो आप ऐसा आईआर आपको ऐसा लगेगा जैसे को लगता है यार यही बात तो अभी तक मैं करता था बस, अच्छा इसी का नाम आईआर है। जो हम दांव पे जीवन में चलते रहते हैं पार्टनर के साथ, वही तो आईआर है। दोस्तों गांव में तो मैंने ऐसा देखा कि आईआर हर आदमी प्रैक्टिस करता है, बस उसे पता नहीं किसी विषय का नाम आईआर है। पड़ोसी कैसे काउंटर करना है, वो मेरी शादी में नहीं आया तो कैसे उसको उंगली करना है, मतलब ये सब उसको तरीके पता है। म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी लड़ेंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे और न कोई हारेगा न कोई जीतेगा। एश्योर्ड म्यूचुअल का मतलब दोनों मारे जाएंगे, डिस्ट्रक्शन विनाश। वुल्फ एंड कोलंबस ने इसके लिए बड़ी अच्छी कहानी बता रखी है। वुल्फ एंड कोलंबस ने बड़ा अच्छा बताया कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए कहानी बता रखी है। जैसे आप देखते हैं अंडरवर्ल्ड फिल्मों में होता है, तो एक डाउन मारेगा दूसरा भी मारेगा, सब मारे जाएंगे। कई मैंने फिल्में देखी जहां सब मारे गए, दोस्तों काटे, पूरा गैंग ही मार दिया गया, लास्ट में कोई बचा ही नहीं हीरो। वैसे ही अब जरा सोच के देखिए चिकन गेम वाले क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या के लिए खेल सिद्धांत ने किस तरीके से अपनी थ्योरी बनाई थी। तो चिकन गेम वाले ये कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत ऐसा है कि मान लीजिए कि
दो सड़क पे, ये आमने सामने की दो सड़क है और दोनों की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है 10 फीट, बगल में पेवमेंट है। इधर से एक वाहन आ रहा है 100 किलोमीटर रफ्तार से, इधर से एक वाहन आ रहा है 100 किलोमीटर रफ्तार से, सड़क की चौड़ाई है 10 फीट, दोनों वाहन आमने सामने है। क्या करना पड़ेगा? दोनों कोई स्पीड कम नहीं करना चाहता, क्या होगा? क्रैश। और सवाल है क्रैश है, बचेंगे या मरेंगे? कौन? दोनों मरेंगे। इसका मतलब है, इसलिए अब सवाल है कि फॉरेन पॉलिसी में, इसलिए कि बुद्धिमत्ता क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी सीखिए। अगर एक आदमी अपना जान गंवाने को तैयार है तो बुद्धिमत्ता क्या है? आप भी उसे मुंह लचके मर जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। अब ये मत सोचिए कि हमने समझौता कर लिया, हमारी गरिमा खत्म हो गई, हमने मान लिया। जान है, गरिमा वरिमा कुछ होती नहीं दोस्तों। गरिमा क्या चीज होती है? और इसे याद रखिए, बिजनेसमैन कभी झगड़ा नहीं करता। अच्छा, सामान्य लोग थोड़ी थोड़ी बात तो, तुमने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया, ये क्या होता है सम्मान? सम्मान क्या होता है? कोई दो चार गाली दे, उसके बाद 100 रुपए दे जेब में लेके निकल लो, भाई बताओ बहुत अच्छा किया तुमने, या यार है। आप देखते नहीं? अब देखिए सामान्य आदमी पॉलिटिशियन में क्या फर्क होता है। हमें कोई गाली दे दोस्तों तो हम मरने मारे पुतारे हो जाएंगे, और यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करें? गाली दो गाली दो। फर्क है कि नहीं? इसलिए सामान्य आदमी कभी राजनेता नहीं बन पाता। कोई हमें गाली देता है, उसका क्या करेंगे दोस्तों? ये अजीब सी बात आपको नहीं लगती? यहाँ सब लोग कह रहे हैं। अब अभी मैं राहुल भैया का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कोई मुझे गाली देता है मैं उसको प्यार देता हूँ। मैंने कहा व्हाट गांधीगिरी इट इज। अभी नितिन गडकरी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे जब गाली देती है तो मेरे 56 भोग है। दोस्तों यही पॉलिटिक्स पढ़ के हम सीखते हैं, और हम छोटी छोटी बातों में क्या कहते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। काम निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए? काम निकलना चाहिए, साम दाम। इसे याद रखिए, ये सब मत करिए सम्मान खत्म हो गया, बस लगे रहिए, काम निकल जाए दोस्तों। अब मान लीजिए कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसके पीछे पीछे दो चार बार डांटता है, डांट सुन लीजिए, बस 1000-2000 रुपए दे दे, जेब में निकल जाइए। अब कोई खाने को बुला जाए, दो चार बार डांट दे तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता, खाना खिलाया तो। दिस इज व्हाट अबाउट आई आर। इसलिए अब ए और बी दोनों आमने सामने आ रहे हैं, इधर से बी है, इधर से है। अब ये कह रहा है ना ना मैं सड़क खाली क्यों करूं, ये कह रहा मैं खाली करूं। अरे अगला आदमी पिया हुआ है, मरना ही चाहता है, तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता क्या है? तुम इधर आ जाओ, पेमेंट पे आ जाओ, गाड़ी खड़ी कर दो। यानी फॉरेन पॉलिसी में उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान का विनाश करना है, अपना भला करना। दैट इज चिकन गेम। जब क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए तब उसमें आप अपने आप को सेव कर लीजिए। इसलिए आप याद रखिए, पहली पॉलिसी, दूसरे के नुकसान करने से पहले क्या करिए? अपने इंटरेस्ट को सेव करके चलिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ चिकन गेम। इसीलिए ये कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो सवाल ये है कि अगर लड़ेंगे चूंकि दोनों मरेंगे, इससे अच्छा पहली प्राथमिकता है कि अपने आप को बचाइए। दूसरा, वुल्फ एंड कोलंबस ने क्या कहानी बताई म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए? वुल्फ एंड कोलंबस ने कहा इधर स्टोरी, एंड देयर वाज वन स्कॉर्पियो एंड वन फ्रॉग। एक मेढक था और एक बिच्छू था। मेढक तालाब में रहता था, बिच्छू उसके किनारे था। एक दिन बिच्छू को ऐसा लगा कि हमें तालाब पार करना है, तो बिच्छू को तैरना तो आता नहीं था। तो बिच्छू ने मेढक से रिक्वेस्ट किया, कैसा मेढक भाई, मुझे अपनी पीठ पे बैठा के तालाब पार करा दोगे? मुझे उस पार जाना है, मेरा कोई दोस्त उधर मुझे बुला रहा है। तो मेढक ने जैसे प्रस्ताव सुना, मेढक बिकम वेरी फ्यूरियस। फ्रॉग सेड दैट, क्या समझ रखा है फुद्दू, मैं तुमको पीठ पे बैठा लूंगा, तुम मुझे डंक मार दोगे, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, क्या समझ रखा है? बिच्छू ने कहा सुनो भाई, मैं तुमको डंक नहीं मारूंगा। मेढक ने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं? बिच्छू ने कहा अगर मैं तुमको डंक मार दूंगा तुम मर जाओगे, डूब जाओगे, और तुम डूब जाओगे तो मैं भी डूब जाऊंगा। ये सोचो मैं नदी पार करना चाहूंगा, मैं बीच में डूबूंगा। मेढक ने कहा हाँ यार, लॉजिक तो सॉलिड क्लियर है, ये मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि ये मारेगा मुझे तो ये भी जाएगा।
इस बहाने मेढक ने कहा चलो बैठो। मेढक ने बिच्छू को पीठ पे बैठा लिया और जैसे आगे बढ़ा, बस नदी आधी पार हुई थी, बिच्छू अपने स्वभाव से बाज नहीं आ पाया। उसको लगा कुछ गुदगुदा जैसा लग रहा है और डंक उसका चल गया, स्वभाव है उसका, और डंक चला। मेढक अचेत होकर पानी में डूब गया, बिच्छू भी डूब गया। अब इसमें मेढक को आप चाइना बना लीजिए, बिच्छू को इंडिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों जाएंगे। इसलिए ये परमाणु हथियार है या युद्ध को बचाने का सबसे बेहतर माध्यम। इसे क्या कहा गया? MAD, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। अच्छा, अब जरा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, परमाणु हथियार सुरक्षा करता है या विनाश करता है? परमाणु हथियार ज्यादा से ज्यादा लोग रख क्यों रहे? क्योंकि एक बात याद रखिए, दरवाजा, अब कोल्ड वार की एक रियल घटना बताती, क्यूबा क्राइसिस 1962। कोल्ड वार में एक रियल घटना हुई, क्यूबा क्राइसिस 1962। और क्यूबा क्राइसिस का मतलब है अमेरिका के बगल में, दक्षिणी तट पे, फ्लोरिडा के बगल में एक छोटा सा स्टेट है क्यूबा। क्यूबा इज जस्ट लाइक श्रीलंका। क्या? तो जैसे इंडिया के बगल में श्रीलंका है, वैसे यूएस के बगल में क्या है? क्यूबा। तो क्यूबा में जब फिदेल कास्ट्रो शासन में आए, पहले क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो शासन में आ गए और फिदेल कास्ट्रो के शासन को अमेरिका ने हटाना चाहा, क्योंकि कोल्ड वार में अमेरिका को ऐसा लगता था क्यूबा ने कई ऐसी पॉलिसी अपनाई जो अमेरिका के हितों के खिलाफ जाता था। क्यूबा ने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। नेशनलाइजेशन वॉज द की पॉलिसी ऑफ ऑल सोशलिस्ट कंट्रीज। तो फिदेल कास्ट्रो युवा थे और नेता बन गए थे, और याद रखिए वो स्कूल कॉलेज में चक्कू लेके जाते थे। इसका मतलब ये समझ लीजिए, जिसने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की वो देश का नेता बनेगा। इसलिए अगर आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। कई लोग आके हमको पता है सर पढ़ने मन नहीं लग रहा, हमको इधर आओ बैठो। हम कहे यार तुम ही भारत का भविष्य हो, निराश बिल्कुल मत होना। रियलिटी में दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी घटना हो रही है तो आप समझिए बहुत महान बनने का लक्षण है ये सब। पढ़ना लिखना एक सामान्य व्यक्ति की विशेषता है। विलक्षण लोग पढ़ते लिखते नहीं, दुनिया को चलाते हैं। टीचर बन जाना उससे भी खराब काम है। अच्छा, जो दूसरी बात मैं बता रहा था, मुझे मजाक हो गया। फिदेल कास्ट्रो, लेकिन ये मजाक नहीं था, फिदेल कास्ट्रो चक्कू लेके जाते थे, ये बात मैंने सही बताई। अच्छा, आज जितने पॉलिटिशियन है बताइए, ये पढ़ने में टॉपर थे ये सब? अच्छा, दूसरी बात है, जब फिदेल कास्ट्रो जाते थे तो फिदेल कास्ट्रो ने समाजवाद के नाम पे सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। तो अमेरिका ने सोचा कि फिदेल कास्ट्रो को सत्ता से हटाया जाए, और फिदेल कास्ट्रो ने सोचा कि अमेरिका से तो हम लड़ नहीं पाएंगे। तो कोल्ड वार में चूंकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, तो क्यूबा ने सोचा कि अमेरिका से बचने का एक अच्छा तरीका है कि सोवियत यूनियन को अप्रोच किया जाए। और क्यूबा फिदेल कास्ट्रो ने स्टालिन को फोन किया, स्टालिन महोदय आप हमारी सुरक्षा करेंगे? स्टालिन को लगा यार इससे अच्छा ऑफर तो हो नहीं सकता, अमेरिका का पड़ोसी और हमारी सुरक्षा मांग रहा है, इसके बहाने तो मैं सीधा अमेरिका पहुंच जाऊंगा। स्टालिन का कितनी सुरक्षा चाहिए? क्यूबा ने कहा जितना लगा सकते हो। और स्टालिन ने धनाधन सारी मिसाइल लगा दिया, क्यूबा की जमीन मिसाइल से भर गई, मुंह हो गया अमेरिका की तरफ। अगले दिन यूएस की स्पाइज एजेंसीज क्यूबा के ऊपर से उड़ी। यूएस में कह रही क्यूबा की जमीन पर ऐसी मिसाइल्स, ये कौन लगा सकता है? तुरंत सीआईए ने रिपोर्ट दिया ये सारा काम रसिया का है। और उसके बाद क्या किया अमेरिका ने, क्यूबा आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, क्यूबा को चारों तरफ से अमेरिकी सेनाओं ने घेर लिया। इसे ब्लॉकेड कहते हैं। क्यूबा को पूरे समुद्र में घेर लिया गया। और अमेरिका के जानते हैं दुनिया में सबसे बड़े आज भी शिपिंग जो नेवल शिप है वो अमेरिका के पास है। हमारे पास तो एक ठो है गोरस्कोप, अमेरिका के पास ऐसे 12 है। अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया। अमेरिका ने कहा अब जिसकी हिम्मत हो क्यूबा में जाए। और उधर से स्टालिन का शिप आ रहा था दोस्तों, इधर से अमेरिका का शिप खड़ा था, दोनों में गेहूं चावल नहीं लदे थे, परमाणु बम। और ऐसा लगा कि 1962 में इट इज एमिनेंट
इट इज अबाउट टू स्टार्ट ऑफ अ कोल्ड न्यूक्लियर वॉर। अब तो दोनों के बीच में परमाणु संघर्ष छिड़ जाएगा दुनिया में, क्योंकि न अमेरिका पीछे हटने को तैयार न सोवियत यूनियन। लेकिन आप याद रखिए, इसका मतलब है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच वार बचाए किसने? किसने? इट इज द क्लासिकल केस ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस। तो कहा जाता है कि 1900, अब देखिए एग्जाम में लिखने में हमें क्यूबा कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लाइन हमें लिख दिया क्यूबा संकट के समय ऐसा हुआ, बस इतना एग्जामिनर समझ जाएगा, उसी पूरी कहानी आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं कहीं। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये घटना से ये बात मिलती है। वैसे आप कहेंगे पूरी घटना क्या हुई, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ क्यूबा क्राइसिस पीसफुली रिजॉल्व हो गया, क्योंकि स्टालिन ने कहा ठीक है, स्टालिन एग्रीड टू रिमूव मिसाइल फ्रॉम द लैंड ऑफ क्यूबा। स्टालिन ने कहा कि वो क्यूबा के जमीन से अपने सारे प्रक्षेपास्त्र हटा लेंगे, ने हटा लिया। अमेरिका ने ब्लॉकेट खोल दिया, यानी क्यूबा क्राइसिस वाज रिजॉल्व पीसफुली। और कोल्ड वार में हथियारों की पहली जो संभावित जंग दिख रही थी वो ही नहीं। इसलिए कहा जाता है क्यूबा क्राइसिस इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इससे ये पता चल गया कि परमाणु हथियार अगर रहेंगे तो राज्यों के बीच युद्ध की संभावना नहीं रहेगी। Even nuclear weapons can avoid the possible war between two hostile nations. परमाणु हथियार से दो राज्यों के बीच संभावित संघर्ष नहीं होगा, ऐसा दिखा 1962 में। क्या डुकलाम क्राइसिस तो इतना बड़ा खैर था नहीं, डुकलाम क्राइसिस तो पीसफुली अवॉइड हो गया, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं, इसका भी उल्लेख आप कर ही सकते हैं। दूसरी बात है, इसको एक और नाम देता है बैलेंस ऑफ टेरर। तो जरा स्कॉलर के नाम लिख लीजिए। पहला वुल्फ एंड कोलंबस, वुल्फ एंड कोलंबस ने कहा कि परमाणु डिटरेंस के कारण युद्ध की संभावना कम होती है। न्यूक्लियर डिटरेंस de-escalate the possible war between two hostile nations. तो हथियारों के कारण दो देशों के बीच युद्ध की संभावना कम होती है, ऐसा वुल्फ एंड कोलंबस ने कहा। दूसरी बात, पामर एंड परकिंस ने क्या कहा? ये दोनों राइटर हैं, बड़ी अच्छी किताबें आईआर में लिखी हुई हैं। पामर एंड परकिंस, पामर एंड परकिंस ने कहा कि वर्तमान विश्व में PAL, या एल साइलेंट है, PALMER, पामर एंड परकिंस, जो परकिंसन लॉ होता है, परकिंस PERKINS। तो पामर परकिंस ने कहा कि वर्तमान विश्व में शक्ति संतुलन का स्थान
आतंक के संतुलन ने ले लिया है। वर्तमान विश्व में शक्ति संतुलन का स्थान आतंक के संतुलन ने ले लिया है। नाउ बैलेंस ऑफ टेरर हैज रिप्लेस्ड द नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। आतंक के संतुलन ने शक्ति संतुलन को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब आप याद रखिए, अब आतंक का संतुलन का मतलब है कि आतंक किससे हो रहा है। पहले ये होता था कि शक्ति संतुलन का मतलब है कि अगर दो राज्य शक्तिशाली हैं तो वो आपस में लड़ाई से बचते थे। अब ऐसा हो गया कि दो राज्य शक्तिशाली हो न हो लेकिन उनके पास परमाणु बम है और वो इस बात से डरते हैं कि अगर परमाणु बम का प्रयोग हो गया तो निश्चित तौर पर सबका विनाश होगा। इसलिए शक्ति वार को नहीं हटा रही है, आतंकवाद को हटा रहा है। तो पहले तो लोग बैलेंस ऑफ पावर शब्द का ही प्रयोग खूब किया करते थे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, परमाणु हथियार ने बैलेंस ऑफ पावर को किस तरीके से बदल दिया, बैलेंस ऑफ टेरर में। बात को इस तरीके से समझिए, दो बराबर के पहलवान हैं और दोनों इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहते कि दोनों की शक्ति लगभग बराबर है, बैलेंस ऑफ पावर है, लेकिन दोनों ने बंदूक खरीद ली इसलिए दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करना चाहते थे। क्या है, बैलेंस ऑफ टेरर है। और याद रखिए, बंदूक रखने वाले व्यक्ति की पावर नहीं दिखी जाती कि दुबला है पतला है, बंदूक इतनी बात पर्याप्त है। इलेक्ट्रिक चलाने में इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता था। तो वार तो परमाणु बम ने चीजों को बदल के रख दिया। तो नाउ बैलेंस ऑफ टेरर, तो डिटरेंस को आप बैलेंस ऑफ टेरर भी कर सकते हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसके अनेक तरीके के नाम है। अगला इसको और भी बताया जा सकता है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगला है किगले। किगले एंड विटकॉफ किगले एंड विटकॉफ ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डिटरेंस का विचार एक्सटेंडेड डिटरेंस के कॉन्सेप्ट में बदल गया है। नाउ द नोशन ऑफ डिटरेंस इज चेंजिंग इनटू एक्सटेंडेड डिटरेंस। किगले विटकॉफ ने कहा कि डिटरेंस का विचार अब विस्तारित डिटरेंस के रूप में परिवर्तित हो चुका है। सवाल है, विस्तारित डिटरेंस क्या है, एक्सटेंडेड डिटरेंस क्या है? देखिए, विस्तारित डिटरेंस का सीधा सा मतलब है जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। तो विस्तारित डिटरेंस का एक और भी मतलब है न्यूक्लियर अम्ब्रेला, परमाणु छतरी। विस्तारित डिटरेंस का एक और भी मतलब है परमाणु छतरी या न्यूक्लियर अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब होता है, अच्छा आपने बरसात में कभी अम्ब्रेला से दूसरे को हेल्प दिया है? आपने अम्ब्रेला की फैसिलिटी दूसरे को दी है, केवल अपने लिए यूज किया है? दूसरे को नहीं दिया तो कभी ऐसा मौका मिला नहीं? कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कोई अम्ब्रेला हमारे ले, लेकिन कोई लेता नहीं। एक्सटेंडेड डिफरेंस का मतलब जिस तरीके से हम अपने अम्ब्रेला में दूसरे को सहायता दे सकते हैं, ठीक वैसे जापान इज नॉट कीपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स, साउथ कोरिया इज नॉट कीपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स, बट देयर इज यूएस। अगर याद रखिए, नॉर्थ कोरिया जापान पे अटैक कर दे
तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएस टू प्रोटेक्ट द जापान। जापान के पास परमाणु बम नहीं है, साउथ कोरिया के पास बम नहीं है, लेकिन इन दोनों की रक्षा का दायित्व किसका है? यूएस का है। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड डिटरेंस। और ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और जापान पर अटैक कर दिया, तो क्या अमेरिका इनकी रक्षा के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ विनाशक युद्ध को तैयार होगा? ये अपने आप में दिलचस्प मामला होगा, लेकिन ऐसा न हो तो ही दुनिया के लिए बहुत भलाई है। क्योंकि आपको याद दिला दें, अगर एक दुनिया के एक भाग में परमाणु युद्ध हुआ, उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैलेगा, रेडिएशन खतरा तो आएगा ही। 1986 में रसिया में चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल दुर्घटना का रेडिएशन फैल के चला गया यूरोप तक। और कई लोग तो बड़ी अजीब सी भावनात्मक तरीके से ये बात कर देते हैं, इंडिया एक बार पाकिस्तान पे परमाणु बम ही गिरा देता तो एक इकट्ठे मामला साफ हो जाता। ये तो अपने आप में इतना भावनात्मक विचार है और मानवीय विचार है। आप याद रखिए, पहली बात हमें मानवता की बात करनी चाहिए। हो सकता है हमारी समस्या पाकिस्तानी सरकार से हो या कुछ ग्रुप से हो, 99% तो पाकिस्तान के लोग हमारे जैसे हैं। और दूसरी बात है, पाकिस्तान परमाणु बम गिरेगा तो पूरा मुंबई से लेकर पंजाब में रेडिएशन खतरा आएगा। वो बम वहां नहीं गिरेगा, हमारे ऊपर गिरेगा। 50% इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो जरा सोच के देखिए, ऐसा घातक, आज हम ऐसी घातक दुनिया में बैठे हुए हैं। इसलिए ये बात ठीक है, न्यूक्लियर वेपन इज मोर अ पॉलिटिकल वेपन रादर देन द एक्चुअल वेपन ऑफ वॉर। ये कभी निकल ही नहीं सकते। और बस एक ही बार निकल गए थे जापान के खिलाफ, और अब देखें उसमें कितना विनाश हुआ। और तब से तो 1000 टाइम्स मोर सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है। लेकिन ये बात तो सही है, जब से न्यूक्लियर वेपन बने सिंस 1945 टिल टुडे, आज तक परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के बीच युद्ध नहीं हुआ। अब आप बताइए, ये तो अच्छी बात लग रही है, ऐसा लग रहा है परमाणु हथियार रखना शांति बनाने में सहायक है। तो परमाणु हथियार का विस्तार हम रोक क्यों रहे हैं? ये निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर सवाल है कि आज तक परमाणु 1962 क्राइसिस दिखाता है, आपने डोकलाम क्राइसिस बताई, ये भी सही है। तो सवाल यह है कि यार इसके अच्छा तो परमाणु हथियारों का प्रसार होने दीजिए। इसलिए अगला पॉइंट, इसका मतलब ये सारे आर्गुमेंट क्या है कि हम डिटरेंस को सकारात्मक मान रहे हैं। और इस मामले में केनेथ वॉल्स ने भी अपने विचार दिए हैं। अगला, केनेथ वॉल्स ने डिटरेंस का समर्थन करते हुए कहा, Kenneth Walsh also supported the concept of deterrence. केनेथ वॉल्स ने डिटरेंस का समर्थन करते हुए कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच युद्ध की संभावना कम होती है। There is less possibility of war between the nuclear weapon states. परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच युद्ध की संभावना कम होती है और उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है। A kind of sense of responsibility, उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है। A kind of sense of responsibility developed in nuclear weapon state, उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है। इसका मतलब है, ये तो अच्छी बात है। फिर अब इसका मतलब है कि दुनिया ईरान के पीछे क्यों पड़ी है? ईरान के पास ही परमाणु बम आ जाए, इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान के पास परमाणु बम आ गए, इट इज मोर गारंटी ऑफ पीस।
ये दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि इसके विपक्ष में भी तर्क वैसे ही है। लेकिन अगर हम डिटरेंस के पक्ष में तर्क देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, परमाणु हथियार का प्रयोग घातक होगा, इसे कोई भी राज्य इसका प्रयोग करने से बचेगा। इस वजह से ऐसा लगता है कि परमाणु हथियार का प्रसार दुनिया के शांति में सहायक है। ये तो अच्छी बात है। और जरा सोच के देखिए, डिटरेंस का विचार किसी और थ्योरी को आप अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पहले बताया है। डिटरेंस को आप बढ़ाने के लिए किसी और थ्योरी का, किसी और कोई पार्ट का अप्लाई आप कर सकते हैं। किसका? यथार्थवाद ने बता दिया है। कोई ऐसा थ्योरी बताइए जो हमने एग्जैक्टली वो शब्द मैंने बताया था। अब देखिए, एप्लीकेशन की बात हम सीखते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है उसको कहां कहां अप्लाई कर दे। कोई आपको याद आ रहा है क्या बताया था? एग्जैक्टली करेक्ट। कापलान ने जो यूनिट वीटो मॉडल बताया था, यही तो कहा था कि अगर हर राज्य के पास परमाणु हथियार हो जाएगा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच युद्ध की संभावना समाप्त हो जाएगी। क्या आप यहाँ यूनिट वीटो मॉडल का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? ये भी कर लीजिए। तो जो हम पढ़ चुके हैं कापलान ने क्या कहा? अब देखिए, यही आपको एप्लीकेशन सीखना है कि एक जगह का कैसे हम दूसरी जगह उसको यूज कर दें। कि कापलान ने कहा कि यदि प्रत्येक राज्य के पास परमाणु हथियार होगा, प्रत्येक राज्य के पास परमाणु हथियार होगा, तो राज्यों के बीच एक सामंजस्य संतुलन कायम हो जाएगा। हार्मोनी एंड बैलेंस कैन डेवलप बिटवीन द स्टेट when each and every state is keeping the nuclear weapon और न्यूक्लियर वेपन्स। जब प्रत्येक राज्यों के पास परमाणु हथियार होंगे, राज्यों के बीच अपने आप सामंजस्य संतुलन हो जाएगा जब प्रत्येक राज्यों के पास परमाणु हथियार होंगे। इसका मतलब है कुल मिला के जो हमने डिटरेंस को सपोर्ट किया, हिस्टोरिकल ग्राउंड पे, थ्योरेटिकल ग्राउंड पे और कहीं न कहीं व्यवहारिक आधार पे भी, इट अप्रूव्स दैट डिटरेंट वर्क्स। और अगर डिटरेंस काम करता है तो स्वाभाविक है कि फिर प्रोलिफरेशन, और शायद यही कारण है कि प्रोलिफरेशन हो रहा है। डिटरेंस के कारण भी तो प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम क्यों बनाया? क्योंकि अमेरिका के हमले से बचने की सबसे अच्छी गारंटी क्या है? परमाणु हथियार। ये भी कारण हो सकता है कि परमाणु हथियारों का प्रसार क्यों हो रहा है। तो परमाणु हथियारों के प्रसार में जितने कारण हमने बताए थे, इस बात को भी नहीं बताया था, तो वहां भी इस बात को आप ऐड कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि डिटरेंस के बारे में जो भी तक हमने लॉजिक दिया, जो भी तर्क दिए, वो कितने बढ़िया हैं। जरा उसके विपक्ष में देख ले, क्या वाकई डिटरेंस काम करता है? अगला हेडिंग उसके जरा विपक्ष में देखें। लेट्स सी द आर्गुमेंट इन अपोजिशन ऑफ डिटरेंस। जरा देखें कि इसके विरोधी लोग क्या कहते हैं, क्या वाकई डिटरेंस इसे कम करेगा? अगर हम इसके अपोजिशन में जाके देखें तो इसमें जॉन मूलर एक स्कॉलर हैं जिन्होंने डिटरेंस के विचार की बिल्कुल धज्जियां उड़ा कर रख दी। उनका देयर इज नथिंग लाइक डिटरेंस इन दिस वर्ल्ड। जॉन मूलर इसके विरोध में बोलते हैं और उन्हें कई आर्गुमेंट दिए हैं डिटरेंस के खिलाफ।
जॉन मुलर ने इनफैक्ट ही गेव 9 आर्गुमेंट इन अपोजिशन ऑफ डिटरेंस। तो सारे 9 आर्गुमेंट को तो लिखना हमें आवश्यक है नहीं, उतना हमारे पास स्पेस भी नहीं होता, लेकिन उनकी बातों का सारांश क्या है। पहला हम यहीं शुरू करें, जो भी डिटरेंस की बात करता है उसके लिए क्यूबा क्राइसिस एक क्लासिकल मॉडल होता है। जो भी डिटरेंस की बात करेगा, और जो डिटरेंस की बात करेगा वो ये भी दिखाएगा कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कई क्राइसिस के मौके आए, बट ईच एंड एवरी टाइम देयर वाज अ डीएस्केलेशन। किसी भी समय पे हॉट वॉर नहीं हुआ। इसका मूल कारण था न्यूक्लियर वेपन्स। इसका मूल कारण था न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन मूलर की मान्यता इससे अलग है। अब एक और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप कहेंगे मूलर की मान्यता का आधार क्या है। तो देखिए, अमेरिका में, रसिया में, यूरोप में एक परंपरा ये है कि जब भी उनके पास कोई डिफेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट, 10 साल बाद सरकार उसको आम पब्लिक के लिए रख देती है। दैट इज नोन एज डीक्लासिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। यानी अमेरिका के विदेश नीति में 2001 में क्या क्या चीजें अपनाई गई, आज इसको पब्लिकली सबके सामने रख दिया जाता है, लोग देख लें कि उस समय हमने क्या किया था, क्या हमारी पॉलिसी थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को 50 साल बाद भी डिक्लेसिफाई नहीं करते। इसलिए हम कभी जान नहीं सकते 62 में क्या पॉलिसी अपनाएगी, कहाँ फ्लॉप हुआ। अभी बात अलग है कि लोगों के इंटरव्यू के आधार पे, कुछ बुक्स के आधार पे, कुछ स्टेटमेंट के आधार पे कुछ चीजें हम निकाल लेते हैं कि ऐसा ऐसा फ्लॉप हुआ था, ये मामला था, लेकिन उसका पास हमारे पास कोई ऑथेंटिक चीज नहीं आती। रसिया अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो 1962 में जो भी हुआ था, आज दैट बिकेम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। रसिया ने क्या स्टेप लिया था, यूएस ने क्या स्टेप लिया था। तो मूलर ने सारे आर्गुमेंट का एग्जाम्पल देते हुए बताया है। उन्होंने कहा है कि दैट इज सीरियस मिसकंसेप्शन। अमेरिका और रसिया के बीच वॉर परमाणु हथियार ने नहीं बचाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयानक यादों ने बचाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े हुए अभी 15 साल भी तो नहीं हुए थे 62 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रसिया में इतनी बर्बादी हुई थी, यूरोप ध्वस्त हो गया था, इसलिए किसी भी कीमत पे कोई लड़ने को तैयार नहीं था। और ये इस बात को मुलर ने यहां तक जस्टिफाई किया कि मान लीजिए अगर ऐसा केस होता कि यूएस क्यूबा पे हमला ही कर देता, अगर क्यूबा मिसाइल न हटाता और यूएस क्यूबा पे हमला कर देता, तो क्या रसिया क्यूबा के नाम पर यूएस से लड़ता? कभी नहीं। मैं कहा नहीं, रसिया लड़ाई नहीं करता। और बात को सीधे शब्दों में कहा जाए, देखिए फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा, और ये भी हमने इस बात को बताया भी, फॉरेन पॉलिसी में कोई भी राज्य जब कोई नीति बनाता है तो मामला ये नहीं होता दूसरे का नुकसान कितना होगा, मामला ये होता है हमारा फायदा हो रहा है या नहीं। जैसे कई बार हम जीवन में इसीलिए काम करते हैं, दूसरे का नुकसान करते रहे। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। दूसरे के नुकसान से अपना फायदा हो फिर तो करिए, और पता चला दूसरे का नुकसान करने में अपना नुकसान करते जा रहे हैं। जैसे एक काम आपको करना है कि दूसरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब करना है, लेकिन अपने पढ़ने के बाद जब आप खूब पढ़ लीजिए, 5-6 घंटे पढ़ लीजिए, तो पड़ोसी कमरे में चले जाइए और कहिए यार मेरा पढ़ने मन नहीं लग रहा, बताओ मैं क्या करूं। वो पढ़ रहा है और क्या कहिए क्या पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई से कुछ होता है? तो चलो फिल्म देखते हैं, क्योंकि आपने तो खूब पढ़ लिया है। दूसरे को पढ़ने से रोकिए, ये काम करिए। लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं ना, खुद पढ़ रहे हैं। दैट इज बैड पॉलिसी। EIR में जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए मूलर ने कहा कि ना, ये न्यूक्लियर वेपन तो कभी वॉर नहीं रोकता। उन्हें कुछ आर्गुमेंट और भी जबरदस्त दिए। उनका अच्छा ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन रखने पे कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, उन्होंने एक फॉकलैंड वॉर का एग्जाम्पल दिया है। फॉकलैंड आइलैंड था जिसपे अर्जेंटीना क्लेम कर रहा था और ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि नहीं इट्स माइन। तो फॉकलैंड FAL के LAND फॉकलैंड आइलैंड। तो फॉकलैंड आइलैंड को लेके ब्रिटेन और अर्जेंटीना आपस में विवाद आ गया। तो ब्रिटेन ने कहा हमारा है, अर्जेंटीना ने कहा हमारा है। अर्जेंटीना ने ब्रिटेन पे हमला कर दिया। ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार, अर्जेंटीना के पास कुछ भी नहीं। अब बताइए, परमाणु हथियार के राज्य पर बात को इस तरीके से देखिए, एक आदमी बंदूक रखा हुआ है, निहत्था आदमी उस पर हमला कर दे रहा है।
डिटरेंस है या चला गया, कोई मतलब नहीं। डिटरेंस कहाँ है? तीसरा एग्जाम्पल अब देखिए, उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए हैं, तीसरा एग्जाम्पल अब देखिए। इसराइल, इसराइल के पास परमाणु हथियार है, लेकिन 1948 में सारे अरब देशों ने मिलकर इसराइल पे हमला कर दिया। 67 में फिर मिलकर हमला कर दिया, और अभी रह रह के गाजा जब चाहता है तब मिसाइल मार देता है। तो भाई परमाणु हथियार अगर हमला करते तो ऐसा संभव नहीं था। और इस सबसे क्लासिकल केस देखना है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कारगिल क्राइसिस हुआ या नहीं हुआ? कारगिल क्राइसिस हुआ या नहीं हुआ? और कारगिल क्राइसिस वाज अ काइंड ऑफ वॉर। ये तो कुछ लोगों का कहना नहीं, ये वार नहीं था, लिमिटेड वार था। तो लिमिटेड वार क्या होता है? अगला हेडिंग है, लिमिटेड वार क्या है? क्या जॉन बोलर की बात मैंने बता दी ना, कमाल की बात है। और नोट्स में लिखा भी हुआ है, देखा कि नहीं आपने? सारी 9 मान्यताएं लिखी हुई हैं, लिखी हुई नहीं लिखी हुई है? अब पढ़ के ही नहीं आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? कोई पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? किसको लिखा हुआ मिला? लिखा हुआ है, और देखिए जो लिखा हुआ एकदम मोटे मोटे अक्षरों में वो भी कहते लिखवा दीजिए। अगला पॉइंट, मुझे मुझे याद है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, तो जो नहीं लिखा हुआ मैं आपको लिखवा देता हूं। इसलिए अगला है, अभी डिटेल्स के बड़े सारे आर्गुमेंट आपको देंगे। तो लिमिटेड वॉर, सीमित युद्ध। पहला पॉइंट, डिटेरेंस के अनुसार डिटेरेंस के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच युद्ध नहीं होंगे। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर बिटवीन द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच युद्ध नहीं होंगे, परंतु भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल संघर्ष देखा गया। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज इमर्ज इन 1999। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष देखा गया, जबकि दोनों ने परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया है। However, both states are the nuclear weapon states. दोनों ने परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि डिटरेंस कार्य नहीं करता। Therefore, deterrence is no longer relevant. इससे यह प्रतीत होता है कि डिटरेंस उपयोगी नहीं है, ये कार्य नहीं करता। परंतु परंतु डिटरेंस के समर्थक ये मानते हैं
परंतु डिटरेंस के समर्थक ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच का यह युद्ध However, supporter of deterrence believe भारत पाकिस्तान के बीच का यह युद्ध सीमित युद्ध था. It was a limited war between India and Pakistan. भारत पाकिस्तान के बीच का यह युद्ध सीमित युद्ध था, इसलिए डिटरेंस उपयोगी है. It was a limited war between India and Pakistan. भारत और पाकिस्तान के बीच का यह युद्ध सीमित कैसे था? यदि आप देखेंगे सीमित असीमित युद्ध को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सीमित का मतलब क्या है और असीमित का मतलब क्या है? जैसे 1962, 1971 यहाँ पे आर्मी भी थी, नेवी भी थी और एयरफोर्स था, फुल फेज वॉर था. असीमित का मतलब है कि तीनों सेनाएं इन्वॉल्व हो, पूरे देश वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, तो इट इज अनलिमिटेड वॉर. और लिमिटेड का मतलब है कारगिल वॉर केवल एक पर्टिकुलर जोन में था. ज्योग्राफिकली इट वॉज लिमिटेड, भौगोलिक रूप में एक जोन में था पहला, और दूसरा इसमें तीनों सेनाएं कहाँ इन्वॉल्व थी और हमने कभी बॉर्डर को क्रॉस किया ही नहीं. ये कुल मिला के हमने अपने भूभाग को बचाया, न कि पाकिस्तान के अंदर जाने का प्रयास किया. तो लोगों का नहीं डिटरेंस काम करता है, क्योंकि ये वार नहीं है, ये क्या है? लिमिटेड वार. जब अपने आप में संयोग का विषय लिमिटेड कर अनलिमिटेड हो जाए, ये कहना बड़ा कठिन है. लेकिन दोनों आर्गुमेंट है. तो लोग कहते हैं कि कारगिल क्राइसिस शोज दैट डिटरेंट डजंट वर्क. दूसरी तरफ ये नहीं डिटरेंट काम करता है, क्योंकि इट वाज अ लिमिटेड वॉर. दोनों पक्ष में बात है. अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है प्रिवेंटिव वॉर एंड डिटरेंस, निवारात्मक युद्ध. प्रिवेंटिव वॉर एंड डिटरेंस, निवारात्मक युद्ध. बात सीधी से कही जाए, आप अपने ऊपर आक्रमण का वेट करेंगे या आक्रमण से पहले विरोधी को मार देंगे? दैट इज प्रिवेंटिव. और आप याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस काम ही नहीं करता. उसके पीछे तकनीक आर्गुमेंट है. आपको याद दिला दे, न्यूक्लियर डिटरेंस का पूरा विचार इस बात पे निर्भर है, रिटेलिएशन कैपेबिलिटी. पूरा डिटरेंस का विचार क्यों माना जाता है? यानी जब एक दूसरे पे हमला करेगा, दूसरा पलट के मारेगा, इसे कहते हैं कैपेबिलिटी ऑफ रिटेलिएशन, पलट मार की क्षमता. तकनीक के कारण बहुत बड़ा है कि हम एक पर अगर किसी पर हमला नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दैट नेशन विल ऑल्सो रिटेलिएट, वो तुरंत हमारे खिलाफ हमला कर देगा. तो हम फिर उस पर बचते रहते हैं, भाई हम वॉर नहीं करेंगे. अच्छा, दूसरी जो इंटरेस्टिंग पार्टी है, कई लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बी पे हमला किया, तो क्या इतना उसका अवसर देगा कि वो रिटेलिएट करे? नहीं देगा. इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, न्यूक्लियर डिटरेंस का विचार बिल्कुल बेकार है. अब मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, तो डिटरेंस का विचार ये है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला इसलिए नहीं करेगा, पाकिस्तान विल ऑल्सो रिटेलिएट, पाकिस्तान ही पलट के मारेगा. तो सवाल है, हम अवसर देंगे तब तो मारेगा. बालाकोट में क्या हुआ? पाकिस्तान की आर्मी जब तक समझ पाती, तब तक हम ठोंक ठक के अंदर आ चुके थे. और कितनी बेहतर कैपेबिलिटी अपनाई गई थी. आप बहुत ध्यान से अब देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की निगाह सारी सीमावर्ती एयरपोर्ट पे थी. उसका निगाह तक जैसलमेर में कोई हलचल न हो, अंबाला में हलचल न हो, कश्मीर में जम्मू में हलचल न हो. लेकिन हमने बर्ली से विमान भेज दिया. अब इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी. वॉर स्ट्रेटेजी अलग तरीके से होती है. दुश्मन को चौंका दिया हमने, उसको लगता था भी, क्योंकि जितने बॉर्डर
एयरपोर्ट होते हैं, उस पर दुश्मन के निगाह बहुत ही पैनी तरीके से होते हैं, उस पर कोई अतिरिक्त हलचल तो नहीं हो रही है, क्योंकि वार होना और प्रिपेयर होना उसमें 2-4 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं खिलौना थोड़ी उड़ाया और धन से मार के चले आए। उसको चेक किया जाएगा, उसको पहले रफ्तार चेक की जाएगी, फिर उसको आसमान में उड़ाया जाएगा, फिर ड्रिल होगी, उसके बाद हम फाइनल टेक ऑफ करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा रिस्की आप वेंचर ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी अचानक आएगा हाँ सर जाए मार के चले जाओ जाओ और मार के घूम घूम के चले जाए, ऐसा थोड़ी होता है। इस सारी प्रिपरेशन को अगली पार्टी पता कर लेती है, इसे तुरंत चौकस हो जाती है। ये सिद्धांत आप न्यूक्लियर वेयर में लगा के देख लीजिए। हम किसी को मौका ही नहीं देंगे कि उसको भनक लगे, यहां से सारे हम इंसर्शन करेंगे, एक एक पे धनाधन मिसाइल मारेंगे। 10 मिसाइल हमने लगाया अग्नि और एक तरफ से धाए धाए धाए, खत्म। क्या रिटेलिएशन करोगे आप रिटेलिएशन कहां करोगे? और आजकल तो आप देखिए, इंडिया ऑल्सो परस्यूइंग द मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आजकल तो लोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब हमारे वहां भी हम रसिया से खरीद रहे हैं जो S-400